हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालकों? कैसे चल रही है पढ़ाई? स्वागत है आपका SPM ऑनलाइन क्लासेस भद्राचल। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। 9th की साइंस पढ़ रहे हैं, क्लास 9th साइंस। चैप्टर नंबर हमारा 15 चल रहा है और उसका ये पार्ट नंबर 9। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और रिवाइज कीजिए कि लास्ट का जो वीडियो था, 8वां जो पार्ट था, उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कैसे फसल का भंडारण किया जाए, कौन कौन से वे तरीके हैं जिनकी सहायता से फसल का बहुत अच्छे से भंडारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं फसल का। अनाज की पैदावार तो सहज हो ही जाती है। खाद है, उर्वरक है, इनका उपयोग करके उचित समय समय पर सिंचाई करके और खरपतवार है उसकी निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटा के, ऐसा करने से फसल तो अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर फसल का जो उत्पादन हुआ, जो प्रोडक्ट बने हैं, उनको बोरियों में भरकर घरों में रखे जाते हैं, उनका भंडारण किया जाता है। यदि भंडारण ठीक तरीके से नहीं किया जाए तो फिर फसल का फिर नुकसान हो जाता है। जो उत्पादन प्राप्त किया था, उन्हें कुछ पीड़क हैं, कुछ दीमक हैं, कुछ कीट हैं, कुछ कीटक हैं, वो उन्हें कुतर देते हैं, उन्हें काट देते हैं, दानों को खोखला कर देते हैं। तो इससे उनका वज़न भी घट जाता है और मार्केट में उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है, दाम भी कम मिलते हैं, पैसे भी कम मिलते हैं। तो यही भाग हमने पढ़ा था, यही टॉपिक हमने पढ़ा था कि कैसे फसल का या उत्पाद का या बीजों का भंडारण किया जाए। तो बीजों को हम धूमित भी कर सकते हैं, धुआं लगा सकते हैं, कुछ समय धूप में रख सकते हैं, फिर छाया में रखेंगे, फिर धुआं लगाएंगे, फिर बोरियों में भरकर रख दिया जाएगा जहाँ पर कुछ प्रकाश भी मिले और हवा भी लगती रहे। तो ऐसे स्थानों पर रखे गए बीज ज़्यादा खराब नहीं होते। एक उपाय और भी कर सकते हैं, हम नीम की जो पत्तियां हैं वो भी डाल सकते हैं बोरी के अंदर, ताकि बीजों में घुन है, इल्ली है, दीमक है, ऐसे कुछ ना लगे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, ये वो चीज़ें होती हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव के उपाय हमने पढ़े, फसल का भंडारण पढ़ा, खरपतवार को हटाना कैसे होता है ये हमने पढ़ा। इससे आगे पढ़ते हैं हम। तो बच्चों, 8वां जो पार्ट हमारा था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था, जिसमें हमने ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल आता है, उस सवाल पर हम जिक्र करते हैं। पहले सवाल की चर्चा करते हैं। पहला सवाल, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा माना जाता है? सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां कौन सी हैं? समय पर फसल को उगाना, उचित क्यारी बनाना, अंतरा फसलीकरण या फसल चक्र, ये होती हैं निरोधक विधियां। तथा जैव नियंत्रण का मतलब मनुष्य द्वारा कंट्रोल करना, जैव सजीवों के द्वारा ही जो पीड़क हैं, जो खरपतवार हैं, उन पर कंट्रोल करना, ये जैव नियंत्रण है। तो ये अच्छा क्यों माना जाता है? कि इस प्रकार से कंट्रोल करने पर, निरोधक विधियां और जैव नियंत्रण करने से फसल की सुरक्षा बनी रहती है, फसल को नुकसान नहीं होता, अनाज की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो ये विधियां हैं जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी होती है, फसल की सुरक्षा भी होती रहती है। निरोधक विधियों में खरपतवार को हटाना भी था। जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं फसल के साथ में, उसे हटा देना, उसे रिमूव कर देना है। कुछ खरपतवार के नाम भी पढ़े थे हमने, याद है? चलिए, नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। एक प्लांट था जिसका नाम गोखरू यानी जेंथियम, दूसरा गाजर घास जिसे पार्थेनियम कहते हैं, तीसरा मोथा जिसे साइरेंस रोटंडस कहते हैं। तो यही कॉमन चीज़ें हैं जो खरपतवार के रूप में फसल में उगती हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम कुछ निरोधक विधियां और जैव नियंत्रण की सहायता से फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, फसल को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा सवाल, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? बताइए भी, कौन से कारक हैं जो अनाज को हानि पहुंचाते हैं? कारकों की यदि बात करें बच्चों, तो 2 प्रकार के कारक होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। एक तो कारक हैं बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक, और दूसरे कैसे हैं अजैविक कारक। जैविक कारकों की हम बात करें तो कौन कौन से थे, यदि आपके जहन में है तो नंबर 1 कीट, नंबर 2 है कृंतक, कीट हैं, कृंतक हैं, कवक, जीवाणु, और एक नाम इसमें और भी आया था चींचड़ी, ऐसा एज इट इज़ बुक में लिखा हुआ था। तो ये 5-4 चीज़ें हैं जो जैविक कारक हैं, जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अजैविक कारकों की बात करें तो नमी, तापमान, वायु। ये देखिए बच्चों, नमी है, तापमान है, वायु है, यदि ये नहीं मिले या ज़्यादा मिल जाए तो इनसे भी भंडारण खराब हो सकता है, बीज खराब हो सकते हैं। जैविक कारकों में कीट है, कृंतक है, कवक है, चींचड़ी है, जीवाणु है। ये वो चीज़ें हैं जो जैविक हैं, सजीव होते हैं, लेकिन फिर भी फसल को या अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वे जैविक और अजैविक कारकों की बात की थी, तो ये 2 कारक हमें मिले हैं। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, तो जैविक और अजैविक दोनों कारक जिनका हमने जिक्र किया था। उसके आगे एक क्रियाकलाप है, पहले उस पर ध्यान देंगे। अनाज या दालों के दानों या बीजों को एकत्रित करें तथा इनकी बुआई और फसल काटने के मौसम की जानकारी भी एकत्रित करें। अनाज या दाल दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। अनाज तो क्या होते हैं जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। अनाज में मुख्यतः आता है चावल है या गेहूं है, बाजरा है, ये अनाज में आते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये अनाज हैं। दालों में मूंग, मोठ, चौला, मसूर, अरहर, उड़द, ये दालें हैं। तो इनके दानों या बीजों को एकत्रित करें और इनकी बुआई और फसल काटने के मौसम की जानकारी भी प्राप्त करें कि कौन सी दाने अनाज है, कौन सा दाल है, उसको कब बोया जाता है, खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, किस मौसम में बोते हैं, कितना तापमान चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो ऐसी आपको स्वयं के ज्ञान के आधार पर एक सूची बनानी है। अपने से बड़ों की राय ले सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज बढ़े, आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशुधन का मतलब, धन का मतलब यहाँ वैसे प्रॉपर्टी से नहीं है, लेकिन पशु जो पालतू जानवर होते हैं वो हमारे लिए धन के ही होते हैं, इसे धन कहा जाता है। गांव में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण इलाके के बच्चे इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी को धन ही कहते हैं। धेड़ों का है ना, धेड़ों या धन कहते हैं ना उसको। तो पशु हमारे लिए धन होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होते हैं। तो पशुधन के प्रबंधन को, उन्हें कैसे रखा जाए, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसी प्रक्रिया को हम पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालना या पशुओं को रखना या पशुओं को पालकर उनसे लाभ प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य, जैसे कि भोजन देना, पशुओं को भोजन देना, प्रजनन, पशुओं में जनन की प्रक्रिया, वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वो तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। तो यदि आप पशुओं को पालते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पशुओं को भोजन समय पर देना है, उनके प्रजनन का ध्यान रखना है, कब बच्चे उत्पन्न करेंगे, वो कितना दूध देते हैं, तथा रोगों पर नियंत्रण, यदि कोई जानवर के रोग हो गया तो उस पर नियंत्रण करना। ये सारे कार्य मनुष्य के होते हैं जो मनुष्य पशुओं को पालता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि और रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, या हमारे देश का नाम क्यों लें, पूरे विश्व में ही जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो देश में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके रहन सहन का स्तर भी बढ़ रहा है। तो उनके लिए अंडे हैं, दूध हैं, मांस है आदि की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। अंडों की मात्रा ज़्यादा चाहिए, दूध ज़्यादा चाहिए, मांस ज़्यादा चाहिए खाने के लिए। तो इसके लिए पशुधन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं,
पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। जागरूकता होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण पशुधन खेती में कई या कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसके लिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने में उसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत से लोग पशुधन अपनाते हैं, पशुओं को रखते हैं, उनसे लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे प्रकार के रोग फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की चीज़ें हैं वो स्वस्थ नहीं मिल पा रही हैं। रोगों के बढ़ने के कारण पशुधन या खेती करने में जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पशुधन का जो स्तर वर्तमान में है उसमें सुधार की आवश्यकता है, उनका उत्पादन बढ़ाने की हमें बहुत ज़रूरत है। पशुधन कृषि या पशु कृषि। पशु कृषि का मतलब क्या होता है? आपको अपने खेत के अंदर अनाज बोना है, बट साथ में आपको क्या करना है? जानवरों को रखना ही रखना है, उसे पशु कृषि कहते हैं। पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। पशु क्यों पालते हैं उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं। पहला, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। दूध देने के लिए, दूध देने वाले जंतुओं को पालना, जैसे कि गाय, भेड़, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है। तथा कृषि कार्य के लिए दूसरा कौन सा है? कृषि कार्य खेती में, जैसे कि हल चलाना है, सिंचाई करना है या बोझा ढोना है। आपको सबको पता है ऊंट है और बैल है, इनसे हल चलाया जाता है, इनसे सिंचाई भी की जाती थी पहले। और बोझा तो आज भी ढोया जाता है। खेत में जो सामान पड़ा है, जो चारा पड़ा है, जो अनाज की बोरियां हैं, उसे ऊंट गाड़ी पर, बैल गाड़ी पर डालकर लाद कर हम घर लाते हैं। तो बोझा ढोने का काम भी करने वाले भी कुछ पशु होते हैं। तो कुछ पशु दूध देने वाले होते हैं और कुछ पशु कृषि कार्य को करने के लिए होते हैं। तो पशुपालन के दो उद्देश्य कौन से हैं? एक तो दूध प्राप्त करने के लिए और दूसरा कृषि कार्य के लिए। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं। स्पीसीज का मतलब जातियाँ। पालतू पशुओं की बात की जा रही है, जैसे गाय, वोस इंडिकस, गाय का जूलॉजिकल नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम वोस इंडिकस। भैंस, वोस बुवेलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, गाय और भैंस की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं। जो जानवर दूध देते हैं, पालतू हैं, उन्हें दुधारू पशु कहते हैं। आगे, दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्त्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। दुग्ध स्त्रवण के काल पर, ये क्या चीज़ है? नया नाम है क्या? नहीं, कोई नया नाम नहीं है। घरों में जिनके गाय भैंसे हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि गाय और भैंस हैं वो लगभग, उनका प्रजनन जो काल होता है वो 9 या 10 महीने होता है। गर्भकाल की बात करेंगे, 9 या 10 महीने के बाद में वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं और हर 1 साल के बाद में देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन दूध देने का समय, कुछ गाय या भैंस है वो 6 महीने लगातार दूध देती हैं, 7 महीने देती हैं, कुछ 8 महीने देती हैं, कुछ 9 महीने देती हैं दूध। वो अलग बात है, जैसे गाय ब्याती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर दूध अच्छा देती है। वो हो सकता है 5 किलो एक टाइम का, कोई 6 किलो भी देती हैं, कई 7 किलो, कई 8 किलो। कुछ भैंस और गाय 10 किलो देती हैं सुबह, 10 किलो शाम को, कुछ 6 किलो सुबह, 6 किलो शाम को। लेकिन जैसे जैसे वो 1 महीने की हो गई जन्म देने के बाद, 2 महीने की, 3 महीने की, तो फिर दूध बढ़ता जाता है, लेकिन बाद में दूध घटता जाता है। 6 किलो से 5 किलो देने लग गई, फिर 4 किलो देने लग गई, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो। और फिर 2-3 महीने ऐसे भी आ सकते हैं जब वो दूध नहीं देती है। तो दुग्ध स्रवण के काल का मतलब है कि कोई जो मवेशी है, कोई जो दुधारू पशु है, वो कितने महीने दूध देता है और कितने मात्रा में देता है, उस पर डिपेंड करता है। तो दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण काल, दुग्ध स्रवण काल का मतलब वो दूध देने का जो समय है महीनों में, कुछ सीमा तक निर्भर करता है। दूध देने वाले पशु ऐसा भी क्या करेंगे कि 4 महीने तो फुल दूध देगा और 6 महीने दूध देगा ही नहीं। तो ऐसे जानवरों से तो ठीक है कि दूसरे प्रकार के जानवर लाए जाएं।
कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि 12 महीने में से लगातार 10 महीने दूध देते हैं, 2 महीने नहीं देते। तो 2 महीने नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो दूध उत्पादन है वो पशुओं के दुग्ध स्तरण के काल पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। जब किसी गाय भैंस ने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद में वो कितना समय तक दूध देती है, ये उसका दुग्ध श्रवण का काल होता है। तो जिस मवेशी का, जिस दुधारू पशु का दुग्ध श्रवण काल जितना ज़्यादा होगा, वो किसान के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इस प्रकार दुग्ध उत्पादन दुग्ध स्त्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। दूध उत्पादन दुग्ध स्त्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। तो आप पहला गाय भैंसों के दूध देने का जो समय है उसको बढ़ा सकते हो, गया 6 महीने से 8 महीने, 8 से 9 महीने ऐसा कर सकते हैं, तो दूध उत्पादन तो बढ़ जाएगा। लंबे समय तक दुग्ध स्त्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। तो लंबे समय तक आपको दूध प्राप्त करना है दुधारू पशुओं से, तो आपको कुछ विदेशी नस्ल को पालना होगा, जैसे जर्सी और ब्राउन स्विस आदि गाय भैंसों की जो नस्लें हैं। देसी नस्लों जैसे कि रेड सिंधी, साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ये जैसे सिंधी और साहीवाल जो गाय की भैंस की जो नस्लें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ये भैंस की नस्लें हैं, सॉरी गाय की नस्लें हैं, रेड और सिंधी है और साहीवाल ये गाय की नस्लें हैं, लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हो सकता है दूध थोड़ा कम दे, लेकिन इसमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, ये बीमार बहुत कम पड़ती हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है किसान के लिए, बीमार नहीं पड़ेंगी। तो यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों इच्छिक गुण होंगे। देखो ये कितनी अच्छी बात निकल कर आई है। हमारे देश की जो कुछ गायें हैं जैसे कि सिंधी और साहीवाल, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी रोगी नहीं होते, ये स्वस्थ रहती हैं। ज़्यादा तापमान होने से, ज़्यादा ठंड होने से, सर्दी गर्मी इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पर ज़्यादा। और विदेशी नस्ल जो हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं, जैसे कि जर्सी और ब्राउन। तो इन गायों के बीच में और इन गायों के बीच में जनन करवाया जाए, यानी बैल और इनकी गायों के बीच में आपस में जनन करवाया जाए, तो जो जाति बनेगी नया, उसमें इन दोनों के लक्षण होंगे। यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। हम ऐसा चाहते हैं, किसान क्या चाहता है कि ऐसी गाय और भैंस हो जो बीमार भी ना पड़े और जो दूध भी बहुत ज़्यादा दे। तो इसलिए यदि भारतीय नस्लें पालता है तो वो दूध कम देंगी लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगी। विदेशी नस्ल है वो दूध तो बहुत देंगी लेकिन बीमार बहुत पड़ती हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, तो ऐसी जाति बनेगी जैसी हम चाहेंगे। तो वो दूध भी ज़्यादा देगी और बीमार भी नहीं पड़ेगी। ऐसी जातियों को हम संकर जातियाँ कहते हैं। तो यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों के इच्छिक गुण होंगे। कैसे गुण होंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च और लंबा दुग्ध स्राव काल, लंबे समय तक दूध देने वाली, दूध भी ज़्यादा देंगी और रोग भी नहीं होंगे उनके। जैसे चित्र देखिए बच्चों, ये सिंधी गायों का चित्र है जो अक्सर हमारे यहाँ होती हैं। वो सिंधी गाय है हमारी वाली। ये साहीवाल गाय जो आपके आसपास में होती है। सिंधी और साहीवाल जो गायें हैं, भारतीय नस्ल की गायों के दो चित्र बना रखे हैं यहाँ पर। जनरली हमारे आसपास में ऐसी ही गायें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया है, उस पर विचार कीजिए। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पशुओं में यदि नस्ल सुधार करनी है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? संकरण विधि का। तो बच्चों बताओ, संकरण विधि कैसी विधि है? इसमें एक देसी गाय और विदेशी गाय के बीच में संकरण,
चाहे वो देसी गाय की बात करें, देसी भैंस और विदेशी भैंस की भी बात कर सकते हैं। वो केवल एग्जाम्पल, उदाहरण दिया था गायों का, क्योंकि भैंस पर ये रूल थोड़ा कम लागू होता है, क्योंकि भैंसें तो जो हमारी हैं इंडिया की, हमारे देश की जो भैंसें वो दूध अच्छा देती हैं, गायें थोड़ा दूध कम देती हैं। इसलिए गायों को ही देखा होगा आपने, ज़्यादा जो गायों की किस्म है वही लाई जाती है हमेशा। और तो संकरण विधि में क्या होगा, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय का लंबे दुग्ध स्रावण वाली गाय से संकरण कराया जाएगा। देसी गाय के साथ में विदेशी गाय का संकरण, जिससे कि फसलों में जो पशु है उसकी नस्ल सुधार हो जाएगी। क्यों करते हैं बच्चों ऐसा? एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा और दूसरा यह होगा कि ऐसी गायों के रोग भी बहुत कम लगेगा। एक क्रियाकलाप दिया है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 15.3, पशुधन फार्म पर जाएं और निम्नलिखित की ओर ध्यान दें। कोई एक जो फार्म हाउस है जहाँ पर बहुत सारे कुछ किसान लोग हैं वो गाय भैंसे ज़्यादा रखते हैं, तो उसे पशुधन फार्म कह सकते हैं। आप वहाँ पर जाओ और इन चीज़ों का अध्ययन करो, देख कर आओ कि कौन सी गाय देसी है, कौन सी विदेशी है, कौन सी जर्सी है, कौन सी सिंधी है, कौन सी साहीवाल है। तो ये आपको देखना चाहिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या लिखो। कितने पशु हैं, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, टोटल पशुओं की संख्या लिखनी है। और कौन कौन सी नस्ल है, देसी कितनी है, विदेशी कितनी नस्ल है, वो जानकारी प्राप्त करनी है। विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध, देसी नस्ल है वो प्रतिदिन कितना दूध देती हैं, विदेशी नस्ल कितना देती हैं, संकरण जातियां हैं, कुछ संकर हैं वो कितना दूध देती हैं। तो विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन कितना दूध निकलता है, इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो ऐसी चीज़ों की आपको जानकारी प्राप्त करनी है जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े, पशुधन की जानकारी आपको मिले, ताकि आप अपने परिवार को जानकारी दे सको। अपने जब भी आप ऐसा कोई काम करो तो आपको जानकारी रहे कि कैसी गाय, कैसी भैंस, कैसी भेड़ बकरी का पालन किया जाए जिससे कि उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, किस प्रकार से आप कृषि में सुधार कर सकते। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ सीखी है उस पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है पशु कृषि, एनिमल एग्रीकल्चर कहते हैं इसको। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि खेती कैसे करेंगे जानवरों के साथ में, अच्छा दूध देना, दुग्ध स्त्रवण काल से क्या मतलब है, दुग्ध स्त्रवण काल क्या होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। गाय की दो देसी नस्लों की बात करें तो शॉर्ट में लिखेंगे तो सिंधी और साहिवाल, ये गाय की दो देसी नस्ल हो गई। गाय और भैंस का नाम भी लिखना है बच्चों यदि आपको ध्यान में है तो। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बताया था वोस इंडिकस, वोस इंडिकस ये नाम लिखना। और जहाँ भैंस की बात आती है वो भी वोस बुवेलिस, वोस इंडिकस गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, वोस बुवेलिस ये भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो गाय और भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है क्योंकि अपने घर में रहने वाले जानवर हैं, हम इनसे लाभ प्राप्त करते हैं, भली भांति जानते भी हैं गाय और भैंस को। यही कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। और कौन सी चीज़ें इस क्लास में पढ़ी थी, पशुपालन के बारे में पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हमने दुग्ध स्त्रवण के बारे में, देसी विदेशी नस्ल के बारे में पढ़ा था, क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। तो एक बार पुनः थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि आज की क्लास में क्या पढ़ा। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 9, उसमें हमने बीज कैसे खराब हो सकते हैं उसके जैविक और अजैविक कारक जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन किया।
कौन से जैविक कारक हैं जो बीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, अजैविक कारक कौन से हैं वो। फिर पशु कृषि के बारे में, दुग्ध श्रवण काल के बारे में, गाय और भैंस का नाम, भैंस की देसी जातियाँ, सिंधी और साहिवाल की हम बात की थी हमने। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में केवल इतना, इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।